हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट संदीप दुबे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हस्बैंड कैसे मेंटेनेंस देने से बचे। एज वी हैव प्रॉमिस दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो CRPC 125 है मेंटेनेंस के लिए, वो हर एक रिलीजन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। कोई भी सेक्शंस 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अब जो वाइफ है, अगर उसको मेंटेनेंस लगाना है तो वाइफ मेंटेनेंस लगा सकती है जहाँ पे हस्बैंड रहते हैं, या जहाँ पर वाइफ स्वयं रहती है, या फिर लास्ट टाइम जहाँ पे हस्बैंड वाइफ साथ में रहे हो। तो अगर हस्बैंड ने वाइफ को घर से निकाल दिया है और वाइफ मायके में रह रही है, तो वो अपने मायके में CRPC 125 का केस बिल्कुल फाइल कर सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। वाइफ जब 125 का केस फाइल करेगी तो वो दो जगह पे कर सकती है, अपने मायके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। पहला, अगर उसके जहाँ पर वो रहती है वाइफ, वहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं है। हर ज़िले में फैमिली कोर्ट बनाई गई है फैमिली मैटर्स को देखने के लिए। 125 वहीं पे फाइल होता है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट नामक चीज़ नहीं है तो आप मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में भी 125 का केस फाइल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने 125 का केस फाइल किया तो मेंटेनेंस की पूरी आप एक प्लेंट बनाएंगे। प्लेंट में सारे के सारे पॉइंट लिखेंगे कि आपकी शादी कब हुई थी, कब से आप अलग रह रहे हैं, हस्बैंड ने कैसा बिहेव किया, हस्बैंड की इनकम कितनी है, आपको आप अपने बारे में लिखेंगे। अगर कोई बच्चा है आपका तो उनके बारे में भी लिखेंगे कि उनकी लाइबिलिटी आपके ऊपर है, उनका सब कुछ आपको करना है। मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के साथ साथ आप एक इंतरिम एप्लीकेशन भी मूव करते हैं कोर्ट में। अब वाइफ ने केस फाइल कर दिया 125 में, इंतरिम मेंटेनेंस भी क्लेम कर लिया कि हमको इतना इतना पैसा चाहिए। हस्बैंड की तरफ से उनके जो लॉयर हैं वो कोशिश करेंगे कि उसको कितना डिले किया जाए जिससे कि वाइफ परेशान हो। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो जैसे ही आपने केस फाइल किया, वैसे ही आप इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि उस कोर्ट से हस्बैंड के लिए नोटिस इशू हो गया है। देखिए, जब तक हस्बैंड को नोटिस इशू नहीं होगा, जब तक हस्बैंड को नोटिस नहीं प्राप्त होगा, तब तक मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आप ये श्योर कराइए कि आपके वकील साहब ने नोटिस इशू करा दिया है। नोटिस इशू हो जाने के बाद में हस्बैंड को वो नोटिस प्राप्त होगी। हस्बैंड को जो भी कोर्ट डेट तय करेगा, उस डेट को हस्बैंड को कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा, क्योंकि मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग एक्यूज के सामने ही होती है। तो यहाँ पे हस्बैंड एक्यूज होगा तो हस्बैंड के सामने ही पूरी की पूरी मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग होगी। अब जैसे ही आपने ये फाइल किया, जैसे ही आपके हस्बैंड कोर्ट में आ गए, उसी दिन आप एक और एप्लीकेशन मूव करिए अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC। बताना चाहूँगा कि जो CRPC 125 का केस है, ये क्वासी सिविल क्वासी क्रिमिनल नेचर का है। क्वासी सिविल क्वासी क्रिमिनल क्या होता है? जिसकी प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल दोनों की तरफ से चलती है। तो 125 का केस है क्रिमिनल, पर उसमें प्रोसीजर सिविल का फॉलो होगा। तो 151 CPC में इनहेरेंट पावर है सिविल कोर्ट को कि वो कोई भी फैसला ले सकता है। तो एक एप्लीकेशन मूव करिए, उसमें लिखते हुए कि आप लगभग जितने भी समय से आप अलग रह रहे हैं पति से, वो मेंशन करिए कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और जल्द से जल्द इंतरिम मेंटेनेंस बांधने की कोशिश हो, क्योंकि हस्बैंड उसको डिले करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप एप्लीकेशन मूव करते हैं उसका एक प्रोसीजर है। आप कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन की एक प्रति आप अपोजिट काउंसिल को देंगे। अपोजिट काउंसिल मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डेट में रिप्लाई फाइल करेंगे और उसके बाद में आर्गूमेंट होगा उसी सेम एप्लीकेशन पे। 151 का आप एप्लीकेशन दीजिए। नेक्स्ट प्रोसीडिंग में अगर अपोजिट काउंसिल उसका रिप्लाई फाइल नहीं कर रहे हैं तो आप एक और एप्लीकेशन मूव करिए 151 का, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ 151, और आप उसमें लिखिए कि ये लगातार उसको डिले कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि जज के ऊपर भी एक दबाव क्रिएट होगा कि आपको मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लिंगर ऑन करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। एप्लीकेशन मूव करने में आप लिखेंगे कि इंतरिम मेंटेनेंस का जल्द से जल्द इसमें फैसला किया जाए।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप एक्टिव होंगे, अगर आप लगातार एप्लीकेशन मूव करेंगे तो मेंटेनेंस बंधेगा ही बंधेगा। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक प्रोसीडिंग हस्बैंड के समक्ष ही होती है फैमिली कोर्ट की। तो अगर मान लीजिए कि हस्बैंड नहीं आ रहे हैं, आप एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, हस्बैंड नहीं आ रहे हैं, तो एक और एप्लीकेशन मूव करिए अंडर सेक्शन 126 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें आप ये लिखिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ हस्बैंड के सामने सारी प्रोसीडिंग हो रही है और उनका यहाँ पर आना सुनिश्चित करें। जैसे ही हस्बैंड आपकी कोर्ट में आएंगे, कोर्ट बाउंडेड होगी कि उनको आदेशित करें कि आप इंतरिम मेंटेनेंस इनको इतना इतना दें। कोर्ट इंतरिम मेंटेनेंस उसमें बांध देगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पूरे फुल मेंटेनेंस का डिसीजन क्या होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि इंतरिम कुछ बन जाएगा। कोर्ट का आदेश आएगा कि इंतरिम मेंटेनेंस जो बंधा है वो 60 दिन के अंदर अंदर आप सारी कार्रवाई करें, मतलब आप प्रोसिक्यूशन का एविडेंस हो जाए, डिफेंस का एविडेंस हो जाए। जैसे वाइफ ने केस किया है तो वाइफ अपने सारे गवाहों को प्रस्तुत करे, वाइफ की गवाही हो जाए, उसके बाद में हस्बैंड की गवाही हो जाए, और ताकि कोर्ट जल्द से जल्द फाइनल मेंटेनेंस बांध सके, जो कि कभी नहीं होता। ये बुक में लिखी हुई चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल व्हाट वी आर सीइंग इन कोर्ट, आई एम टेलिंग यू, कभी भी 60 दिन में इंतरिम मेंटेनेंस का डिसीजन नहीं होता है। इंतरिम मेंटेनेंस 2-2, 3-3 साल तक चलेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 अगर जज ने बांध दिया तो 10,000 आपको 3 महीने तक लगातार मिल रहा है। कई बार ऐसा होगा कि हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देंगे, उस डेट को नहीं आएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको करना ये है कि आप फिर से एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। इस बार आप एप्लीकेशन फिर से 151 का मूव करेंगे। 151 इनहेरेंट पावर है, आप इसमें कुछ भी मूव करिए। मूव करते हुए आप इसमें लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट छगन लाल वर्सेस मीना बैन का केस है 1987 का, जिसमें ये कहा गया कि जितना भी अमाउंट है अगर हस्बैंड नहीं दे रहा है तो उसमें हस्बैंड को इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, तो वो आप मूव करेंगे। एक और बात जान लीजिए कि जितना भी अमाउंट हस्बैंड नहीं दिया है और जो डिले हो रहा है उसको आप 125(3) का एक अलग से एक एप्लीकेशन देंगे, वो एक सेपरेट केस के रूप में चलेगा और उसमें एग्जीक्यूशन होगा कि जितनी भी रिकवरी है, अमाउंट जितना नहीं दिया है वो रिकवरी होगी उसमें। What I'm trying to explain over here is this, that you really need to remain very active in your case. You need to take update each and every day from your lawyer that what he is doing in court, as well as whenever you are finding time or whenever you are not satisfied by answer of your lawyer, directly go in front of the judge and tell him your grievances. Court is bounded to listen whatever you are saying, so this is your right. अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेंटेनेंस आपको प्राप्त होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई रियली होप कि ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे केस के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे।